बंगाल का हकीमपुर बॉर्डर, एक तरफ भारत की मुस्तैद सुरक्षा फोर्स, दूसरी तरफ घबराहट में पसीने से तरबतर और अपने सामान की गठरियां सिर पर रखे हजारों लोगों की भीड़। ये कोई मेला नहीं है, ना ही कोई सामान्य यात्रा है। ये रिवर्स माइग्रेशन है, यानी उल्टी गंगा बह रही है। जो लोग कल तक चोरी छिपे रात के अंधेरे में तारबंदी पार करके भारत में घुसे थे, आज वो दिन के उजाले में खुद गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्हें वापस बांग्लादेश जाने दिया जाए। सालों तक जो लोग कोलकाता के आलीशान इलाकों में, केरल की ऊंची इमारतों के निर्माण में हमारे और आपके बीच भारतीय बनकर घूम रहे थे, आज उनकी पोल खुल चुकी है। सत्ता का गियर बदलते ही पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, जिसकी कल्पना इस सिंडिकेट को चलाने वालों ने सपने में भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के एक सख्त आदेश ने उस पूरे इकोसिस्टम की जड़ें हिला दी हैं जो पिछले 1.5 दशक से फल फूल रहा था। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा है कि आखिर पूर्व सरकार के शासन में ये घुसपैठिए 15-15 साल तक भारत में कैसे छिपे बैठे रहे। कैसे सिर्फ कुछ हजार रुपए देकर ये लोग भारत में घुसे और एक पूरा राजनीतिक तंत्र इन्हें पनाह देता रहा। और सबसे बड़ा सवाल, हकीमपुर बॉर्डर पर रुके इन लोगों ने घुसपैठ का ऐसा क्या सच उगल दिया है जिसने हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आज हम आपको उस अदृश्य नेटवर्क की असलियत बताएंगे जो जमीन के नीचे नीचे पूरे देश में फैल चुका था। शुरुआत करते हैं ग्राउंड जीरो से। मुर्शिदाबाद और मालदा ये बंगाल के वो जिले हैं जिनकी सीमाएं बेहद संवेदनशील हैं। यहीं पर सरकार ने 2 बड़े डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत केंद्र खोल दिए हैं। हिरासत केंद्र का सीधा सा मतलब है वो सुरक्षित जगह जहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकड़कर रखा जाता है ताकि वो देश में कहीं और ना भाग सकें। जैसे ही इन सेंटर्स के दरवाजे खुले और शुरुआत में 16 अवैध घुसपैठियों को पकड़कर अंदर डाला गया, पूरे बंगाल में छिपे हुए अवैध नेटवर्क में हड़कंप मच गया। संदेश साफ था, अब कोई राजनीतिक छतरी नहीं बचेगी। इसी खौफ का नतीजा है कि आज हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने वालों की लंबी कतारें लगी हैं। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। हर एक चेहरे, हर एक दस्तावेज की बारीकी से स्कैनिंग हो रही है। अब जरा उस सच पर आते हैं जो इन लौटते हुए लोगों ने खुद अपने मुंह से कबूला है। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कल या परसों भारत आए हों। इनमें से ज़्यादातर पिछले 1 या 1.5 दशक से हमारे देश के संसाधनों पर पल रहे थे। कोलकाता का न्यू टाउन इलाका, जो अपनी चमचमाती बिल्डिंगों और आईटी कंपनियों के लिए जाना जाता है, वहाँ की झुग्गियों और बस्तियों में ये लोग पूरी तरह से रच बस गए थे। खुखमोनी बीवी नाम की एक महिला जो अपने पति और 4 बच्चों के साथ हकीमपुर चौकी पर खड़ी है, उसकी कहानी पूरे सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है। वो बांग्लादेश के सतखीरा जिले की रहने वाली है, लेकिन पिछले 5 साल से कोलकाता के न्यू टाउन में रह रही थी। उसका पति कबाड़ बीनने का काम करता था और वो खुद घरों में काम वाली बाई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके बच्चे बाकायदा कोलकाता के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे। सोचिए कितना खोखला था वो सिस्टम। एक विदेशी नागरिक जो अवैध तरीके से सीमा पार करके आता है, वो न सिर्फ यहाँ बसता है बल्कि सरकारी सुविधाओं का फायदा भी उठाता है। आखिर किसके इशारों पर इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिला? वो कौन स्थानीय नेता थे जो इन लोगों को अपना परमानेंट वोट बैंक मानकर इनकी हर गैर कानूनी हरकत पर पर्दा डाल रहे थे? कहानियां सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है। इन घुसपैठ नेटवर्क की जड़ें दक्षिण भारत तक पहुंच चुकी हैं। फहीम मालिदा नाम का एक शख्स जो अब वापसी की कतार में है, उसने बताया कि वो 8 महीने पहले एक दलाल को 7,000 रुपए देकर भारत में घुसा था। मुर्शिदाबाद के जलांगी इलाके से उसने सीमा पार की और सीधा केरल पहुंच गया। आप क्रोनोलॉजी समझिए, बंगाल में एंट्री और सीधे हजारों किलोमीटर दूर केरल में काम। क्यों? क्योंकि केरल में एक राजमिस्त्री को दिन का 1,000 रुपये मिलता है, साथ में एक वक्त का खाना मुफ्त, जबकि बांग्लादेश में यही काम करने पर बामुश्किल 500 टका मिलता है, जो भारतीय मुद्रा में सिर्फ 390 रुपए के बराबर है। ये सिर्फ रोजगार की तलाश नहीं थी, ये एक पूरा संगठित व्यापार बन चुका था। बॉर्डर पर मौजूद दलालों का एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा था जिसका सीधा संपर्क शहरों में बैठे ठेकेदारों से था। 7,000 रुपए दो, सीमा पार करो, फर्जी पहचान पत्र बनवाओ और ट्रेन में बैठकर देश के किसी भी कोने में चले जाओ। क्या ये सब बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव था? बिल्कुल नहीं। स्थानीय स्तर पर एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था जो इन्हें भारतीय बनाने का फैक्ट्री चला रहा था। उल्टा डांगा इलाके में पिछले 15 साल से रह रहे मोहम्मद सादिक और न्यू टाउन में 15 साल गुजार चुके अब्दुल हसन जैसे लोग इस बात का जीता जागता सबूत हैं। 15 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इतने सालों में इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। राशन, पानी, बिजली,
सब कुछ उन्हें उसी तरह मिल रहा था जैसे एक आम हिंदुस्तानी टैक्स पेयर को मिलता है। बल्कि कई मामलों में तो ये स्थानीय नेताओं के इतने चहेते बन गए थे कि इन्हें असली नागरिकों से ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी थी। वोट बैंक की राजनीति ने बॉर्डर की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। ये एक खुला रहस्य था कि बंगाल के कुछ खास इलाकों में अवैध एंट्री का एक सिंडिकेट काम करता था। दलाल सीमा के उस पार से लोगों को लाते, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाते और फिर शुरू होता था पहचान बदलने का खेल। फर्जी पतों पर सिम कार्ड खरीदे जाते, कुछ ही दिनों में सरकारी आईडी और पहचान पत्र तैयार हो जाते और एक बार जब आपके हाथ में वो सरकारी कार्ड आ गया तो आप आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन गए। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन सत्ता बदलते ही ये पूरा खेल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बीजेपी सरकार के सत्ता में आते ही जो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रहार हुआ वो इसी अवैध नेटवर्क पर था। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान युद्ध स्तर पर की जाए। इसका असर इतना भयंकर हुआ कि जिन मकान मालिकों ने चंद रुपयों के लालच में या सस्ते मजदूरों के चक्कर में इन्हें अपने घरों में पनाह दे रखी थी, वो खुद डर गए। स्थानीय अधिकारियों और पुलिस की सख्ती को देखकर मकान मालिकों ने इन्हें रातों रात घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब हालात ये हैं कि ये घुसपैठिए अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। वापस बांग्लादेश जाने पर इनके सामने सबसे बड़ा संकट रोजी रोटी का है। भारत की मजबूत इकॉनमी और यहाँ मिलने वाली दिहाड़ी की लत इन्हें लग चुकी थी। अब वहाँ जाकर 300-400 रुपए में गुजारा करना इनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। उधर बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड ने भी अपनी गश्त बढ़ा दी है। उन्हें डर सता रहा है कि भारत की सख्ती के बाद हजारों लाखों लोग अचानक बांग्लादेश में घुसेंगे, जिससे उनके देश में एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में असली बात तो अभी बाकी है। जो लोग हकीमपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, ये तो वो मछलियां हैं जिनके पास भारत में टिके रहने के पुख्ता फर्जी दस्तावेज नहीं बन पाए थे, या वो जो अभी हाल में आए थे। असली खतरा वो मगरमच्छ हैं जो पिछले 20 सालों से यहाँ रचे बसे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और खुफिया सूत्रों की माने तो बंगाल के गली मोहल्लों में अभी भी ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जिनके पास पूरी तरह से वैध दिखने वाले फर्जी दस्तावेज हैं। उनके पास इस देश का आधार और वो तमाम कागजात हैं जो उन्हें कानूनी रूप से बचाने की ढाल बन चुके हैं। ये वो नेटवर्क है जो अब अंडरग्राउंड हो गया है। क्या ये नेटवर्क इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? क्या सिर्फ 2 डिटेंशन सेंटर खोलने से वो लाखों लोग वापस चले जाएंगे जो इस देश की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे थे? पूर्व सरकार पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए इस घुसपैठ को न सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि उसे खाद पानी देकर पाला पोसा। ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल भारत का सबसे बड़ा एंट्री गेट बन गया था। एक ऐसा गेट जहां कोई ताला नहीं था, बस दलाल को फीस दो और अंदर आ जाओ। आज जब पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर सायरन बजाती हुई घूम रही हैं, जब एक एक घर की तलाशी हो रही है, तब जाकर इस फर्जीवाड़े की परतें खुल रही हैं। केरल से लेकर कश्मीर तक देश के हर कोने में जो अवैध बस्तियां बस गई हैं, उनका रूट इसी बंगाल के बॉर्डर से होकर गुजरता था। ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं थी, ये पूरे देश की सुरक्षा के साथ किया गया एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में एक आम नागरिक को अपना एक मामूली सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हफ्तों सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ दूसरे देश से आए लोगों को रातों रात सारी सुविधाएं कैसे मिल जाती थी? इसका सीधा सा जवाब है करप्शन और वोट बैंक का कॉकटेल। स्थानीय स्तर पर वार्ड मेंबर से लेकर ऊपर बैठे रसूखदार नेताओं तक सबकी जेबें गर्म होती थी। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम था जहां सस्ते मजदूर चाहने वाले ठेकेदार, वोट चाहने वाले नेता और पैसा चाहने वाले दलाल तीनों मिलकर देश को दीमक की तरह चाट रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब खेल खत्म हो चुका है। बंगाल सरकार ने साफ कर दिया है कि रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो पकड़ा जाएगा वो सीधा डिटेंशन सेंटर जाएगा। इसी खौफ ने इस रिवर्स माइग्रेशन को जन्म दिया है। लोग अपना सामान बांधकर अपने बच्चों को लेकर उसी रास्ते से वापस भाग रहे हैं जिस रास्ते से वो कभी चोरी छुपे आए थे। भारत अब वो धर्मशाला नहीं रहा जहाँ कोई भी आकर अपना डेरा जमा ले। सख्त फैसलों का असर जमीन पर दिखने लगा है और हकीमपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें इसी बदलते हुए वक्त की गवाही दे रही है। ये तो बस शुरुआत है। जो गंदगी पिछले 15-20 सालों में इकट्ठा हुई है उसे साफ होने में वक्त लगेगा। लेकिन जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है उसने इस देश विरोधी सिंडिकेट की कमर तोड़ कर रख दी है। अब सवाल ये है कि जो लोग अभी भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे बिलों में छिपे बैठे हैं, उनका नंबर कब आएगा? क्या खुफिया एजेंसियां इस सिंडिकेट के सरगनाओं तक पहुंच पाएंगी जो पर्दे के पीछे से करोड़ों रुपए का ये खेल चला रहे थे?
दोस्तों, आज जो आपने हकीमपुर बॉर्डर का सच जाना वो तो सिर्फ एक झांकी है। देश के अंदर ऐसे कई और बॉर्डर और चेक पोस्ट हैं जहां से ये खेल अभी भी किसी न किसी रूप में चल रहा होगा। लेकिन आज एक बात तय हो चुकी है कि अब कोई भी राजनीतिक संरक्षण देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में अवैध नागरिकों की पहचान के लिए एक बहुत बड़ा और सख्त अभियान चलना चाहिए? क्या उन नेताओं और अधिकारियों को भी जेल में डालना चाहिए जिन्होंने चंद रुपए और वोटों के लिए इन घुसपैठियों के फर्जी कार्ड बनवाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ कि जो लोग डिटेंशन सेंटर पहुँच चुके हैं उनके अंदर क्या चल रहा है और कैसे उन सेंटर्स के अंदर से भी कुछ बड़े राज बाहर आने वाले हैं। इस सबसे बड़े खुलासे के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। जय हिंद, धन्यवाद।